हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सब। आज हम लोग बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। इससे पहले के दो वीडियो में हम लोगों ने 1773 और 1781 की बात कर ली है। आज हम लोग देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट जो है, इसको 1784 में जो ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, या फिर कह लीजिए पिट द यंगर, इनके द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है। यह प्रस्तुत इसलिए किया जाता है क्योंकि 1773 में जो कमी थी उसको 1781 यानी कि जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था या बंदोबस्त कानून था, उसके माध्यम से संशोधन किया गया और 1781 एक प्रकार से असफल रहा, जिस कारण से 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट अस्तित्व में आया था। और यह अधिनियम जो है कंपनी द्वारा अधिकृत, यानी कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर रखा था, उन क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है, यह ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज है। किसके लिए? तो कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय क्षेत्रों के लिए। बात करें पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की विशेषताओं की, तो सबसे पहली विशेषता ये है कि इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को जो है अलग अलग किया गया था। व्यापार यानी ट्रेड और प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग कर दिया गया था। यानी कि जो निदेशक मंडल थी उनको जो है व्यापारिक मामलों की अधीक्षण की अनुमति दे दी थी, परंतु जो राजनीतिक क्रियाकलाप थे उनके नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए नियंत्रण मंडल की, यानी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी, की स्थापना की गई थी। इसमें जो है 6 कमिश्नरों की एक नियंत्रण बोर्ड थी। इसमें जो है 6 कमिश्नरों की एक नियंत्रण बोर्ड थी, जिसमें जो है एक ब्रिटेन के अर्थ मंत्री थे, दूसरे विदेश सचिव थे और जो 4 लोग थे वो सम्राट द्वारा प्रिवी काउंसिल के सदस्यों में से चुने जाते थे। अब इस प्रकार जो है द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ किया गया था 1784 के माध्यम से। अगर हम आगे देखें तो जब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था, इसने क्या करा था कि नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति दे दिया था कि जो भी ब्रिटिश नियंत्रित क्षेत्र है, ठीक है, जो पहले कंपनी के अधीन था, वो अब क्या हुआ कि वहाँ के जितने भी नागरिक हों, सैन्य हो या सरकारी एवं राजस्व संबंधित जो भी मामला होगा, उसका अधीक्षण और नियंत्रण जो कौन करेगा? तो बीओसी करेगा, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा या नियंत्रण मंडल करेगा। अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसकी अनुमति के बिना जो है गवर्नर कोई कार्य अपने मन से नहीं कर सकता था। यानी कि जो भी भारत के देसी नरेश थी या भारतीय जो रियासतें थीं, उनके साथ वो ना संघर्ष शुरू कर सकता था, ना उनको सहायता दे सकता था, ना किसी प्रकार का आश्वासन देने का उसके पास अधिकार रहा था। क्योंकि अब अगर कुछ भी करता तो उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति लेनी पड़ती। अब ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी, ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की जो नियुक्ति होती थी या उनको जो पदच्युत यानी कि जो उनको हटाने का अधिकार था, वो था सिर्फ सम्राट के पास, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की परिषद में से जो उनकी संख्या 4 थी उसको घटा करके 3 कर दी गई थी। इन तीनों में से एक जो था, एक स्थान मुख्य सेनापति को दे दिया गया था। उन्हीं तीनों में से एक आदमी को जो है मुख्य सेनापति यानी कमांडर इन चीफ का दे दिया गया था। अगर हम और बात करें तो बम्बई तथा मद्रास से गवर्नरों को क्या किया था कि पूर्ण रूपेण जो है गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। इससे पहले थोड़ा थोड़ा था, लेकिन अब आगे यहाँ पे क्या किया कि पूर्ण रूप से जो है गवर्नर जनरल के अधीन कर देता है। और मद्रास और बॉम्बे के गवर्नरों की सहायता के लिए 3 सदस्यीय परिषदों का भी गठन भी किया गया था। अगर हम इस अधिनियम के और महत्वपूर्ण कारणों की बात करें तो यह अधिनियम जो है 2 कारणों से बहुत महत्वपूर्ण था। पहला कारण था कि जो कंपनी के अधीन क्षेत्र थे, जैसा कि हम लोगों ने शुरू में बात किया था, तो उस पर क्या किया कि पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। और दूसरा क्या था कि ब्रिटिश सरकार कंपनी के कार्यों और इनके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया था। अब हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं कि अब भारत के जो हैं 2 शासक हो गए थे। पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी थी और उसके गवर्नर थे। अब क्या हो गया कि अब यहाँ पे 2 शासक हो गए थे, पहला बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा बीओसी। अगर हम इससे हटके अगर कुछ पॉइंट्स की बात करें तो इसी एक्ट के माध्यम से जो भारत में अंग्रेज अधिकारियों पर अगर मुकदमा चलाने के लिए जो है इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना भी की गई थी।
और जो दूसरा पॉइंट ये है कि जो कंपनी के डायरेक्टर थे, ठीक है, तो कंपनी के डायरेक्टरों की एक गुप्त सभा बनाई गई जो अधिकार सभा या संचालक मंडल के सभी आदेश को भारत भेजता था, ठीक है। और जो संचालक मंडल द्वारा जो तैयार किया जाने वाला पत्र था या आदेश था वो नियंत्रण बोर्ड के सम्मुख रखे जाते थे, और जो संचालक मंडल को भारत से प्राप्त होने वाले पत्रों को भी नियंत्रण बोर्ड के सम्मुख रखना आवश्यक था, ठीक है। और नियंत्रण बोर्ड पत्रों में तब्दील कर सकता था, ये अधिकार दिया गया था। और यह जो बीओडी और बीओसी वाली प्रक्रिया है यह 1858 तक चलता है, और 1858 में जाके जो है इनको समाप्त किया जाता है। देखिए यहाँ पे जब द्वैध शासन की बात करता है तो जिस प्रकार रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में दीवानी और शासन यानी कि जो रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन लगाया था, जिसको 1773 के माध्यम से हेस्टिंग्स हटा देता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी जो है बीओडी और बीओसी के रूप में स्थापित किया गया था। आज के लिए इतना ही, 1784 के एक्ट में इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।